सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 30। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग अपने साथियों के साथ मॉन्स्टर रिज में मौजूद इटर्नल फ्लेम को रिफाइन करने चला गया, मगर वहाँ पर ज्यादा हिट होने की वजह से वो अपने दोस्तों को एक जगह रुका कर अकेले ही फ्लेम की तलाश में निकल गया और तभी कुछ लोगों ने एफिंग के दोस्तों पर अटैक कर दिया। अब आगे तो अब हम देखते कि मॉन्स्टर रिज में जबरदस्त ब्लास्ट हो रहे थे। साथ ही एफिंग की दोस्त लिन भी अब घायल हो चुकी थी। लिन की हालत देखकर फाय को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर लिन उसे समझाती कि तुम कोई हरकत मत करना क्योंकि तुम्हारे अंदर इटर्नल फ्लेम है। अगर तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया तो तुम्हारे अंदर मौजूद इटर्नल फ्लेम भड़क जाएगी और तुम उसे सप्रेस नहीं कर सकते, ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी। तो फाय कहता है कि तुम में जितनी पावर्स थी तुमने वो यूज की, अब तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो और मेरे मास्टर एफिंग अभी भी फ्लेम के पास है, इसलिए मुझे तुम दोनों की सेफ्टी के लिए ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जिस पर एक बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं, हम टोटल 9 लोग हैं और हम सब के सब वॉरफोर्ज लेवल के एक्सपर्ट हैं। अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो तुम लोगों की मौत पक्की है, इसलिए मैं तुम दोनों को आखिरी बार बता रहा हूँ कि भाड़ में जाओ। हमारी तुम दोनों से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो यहाँ पर एफिंग को मारने आए हैं। तो फाय अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें एफिंग को मारना है तो पहला मुझे मारना होगा। तुम लोग मेरी लाश पर से गुजर के एफिंग के पास जा सकते हो, जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट पावर शैडो स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर तेज स्पिरिचुअल पावर फ्लो हो रही थी। मगर वो कल्टिवेटर्स देखते कि वो तो सही सलामत है, इसलिए वो हंसने लगते हैं। तो उनका लीडर कह रहा था कि शायद ये वाइल्ड स्पिरिट हम लोगों को डराना चाहता है, मगर उन्हें क्या पता कि मुसीबत तो अब आने वाली है। और तभी वहाँ की जमीन से डिमोनिक हाथ बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो उन कल्टिवेटर्स पर 1 बाय 1 अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो अब उन कल्टिवेटर का सीनियर उन डिमोनिक हाथों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो समझ जाता है कि वो हाथ काफी पावरफुल है। तभी फाय और कुछ डिमोनिक हैंड क्रिएट करता है जो उस लीडर को क्रश करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर वो उन डिमोनिक हाथों पर अटैक करके पीछे हट जाता है। वो अभी भी उन डिमोनिक हाथों से फाइट कर रहा था। तभी उसके साथी उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल रेंज है, तो आप उससे थोड़ा दूर हटिए। तो वो भी अपनी जूनियर्स की बात मानते हुए पीछे हटने लगता है, मगर फाय ने तब तक उसके पास एक हैंड क्रिएट कर दिया था जो उसे क्रश करने ही वाला था, लेकिन इसके पहले वो बंदा अपनी स्वॉर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते कि फाय के अंदर मौजूद इटर्नल फ्लेम भड़क गई है। लीन ये देखकर बहुत डर जाती है। वो फाय को बता रही थी कि अब तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फाय की हालत देखकर उन कल्टिवेटर्स को बहुत हंसी आ रही थी। वो कहती, देखो सीनियर, ये दोनों भी खुद को जलाने में लगे हुए हैं। हमने फ्लेम रिपेलिंग ग्रास कंज्यूम की थी, जिसका पावर थोड़ी देर में एक्सपायर हो जाएगा, तो हमने जल्दी से एफिंग के पास जाना चाहिए, नहीं तो हम एफिंग को मारने के पहले ही इटर्नल फ्लेम में झुलस के मारे जाएंगे। तो उनका लीडर कहता है कि फिर तो हमने जल्दी से इन दोनों का काम तमाम करना होगा। जिसके बाद वो लोग अपनी सोर्ड को एक साथ मिलाकर ग्रुप विंड सोर्ड क्रिएट कर देते हैं। इधर फाय का एक हाथ पूरी तरह से इटर्नल फ्लेम के कंट्रोल में था। लिन उससे कहती कि अब तो तुम अपनी थोड़ी भी पावर यूज मत करना, वरना इटर्नल फ्लेम्स तुम्हें खत्म कर देगी। जिस पर फाय कहता है कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इन लोगों को मेरे मास्टर एफिंग को मारने से पहला मुझे मारना होगा। जिसके बाद उन्हें अपनी डिमोनिक पावर शो करता है। तब तक इन लोगों ने ग्रुप विंड सोर्ड से फाय पर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के चक्कर में उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। लिन उससे कह रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे। जिस पर फाय कहता है कि मेरी मौत के बाद मेरे मास्टर एफिंग को बता देना कि मैंने उनसे माफी मांगी है, क्योंकि मैं हमेशा उनका साथ नहीं दे पाया। जिसके बाद एक पावरफुल पंच से उन सभी की सोर्ड को डिस्ट्रॉय करके उन्हें बहुत दूर फेंक देता है। वो लोग इस पंच की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए थे, मगर तब तक फाय की पूरी बॉडी में आग लग जाती है। लिन उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी, मगर फाय उसे दूर ढकेल देता है ताकि लिन महफूज रह पाए। अब फाय की मौत करीब थी, मगर तभी एफिंग उसके कंधे पर अपना हाथ रखते ही वो फायर बुझ जाती है। वो कहता है, फाय तुमने बहुत मेहनत कर ली और मैंने तुम्हारी वफादारी भी देख ली, तो अब तुम थोड़ा आराम करो, इन लोगों से तो मैं निपट लूंगा। इधर इन कल्टिवेटर्स को फ्लेम की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि वहाँ पर उनका बाप एफिंग पहुँच चुका है। वो कहते कि बाप रे, इटर्नल फ्लेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने एक ही झटके में लीन और वाइल्ड स्पिरिट को खत्म कर दिया। मगर तभी एफिंग उसी फ्लेम से बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। एफिंग के आसपास इटर्नल फ्लेम्स थी, जिन्हें देखकर ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो कहते कि एफिंग तुमने तो इटर्नल फायर को भी रिफाइन कर लिया, मगर ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी एफिंग यूटियांजी की सोर्ड को समन कर लेता है। वो लोग कहते अरे ये तो बाईशांग सेक की सीक्रेट सोर्ड है, मगर ये एफिंग के पास कैसे आई? और अब एफिंग उस सोर्ड में इटर्नल फ्लेम्स को ऐड करते हुए कहता है कि वो तुम ही थे ना जिसने नानगोंग लिन को घायल किया। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसके पास जाकर उस बंदे को एक ही झटके में खत्म कर देता है। फिर वो दूसरे बंदे से कहता है कि
तुम लोगों ने मेरे दोस्त फाये पर अटैक्स किए, उसे जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद उस बंदे को भी मार देता है और अब वो उनके लीडर को निशाना बनाता है। एफिंग उसे चोक करते हुए कह रहा था कि वो तुम ही थे ना जो मुझे मारना चाहते थे। तो बंदा एफिंग से कहता है कि मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मगर एफिंग ने उसे सीधा जहन्नुम में भेज दिया था। एफिंग का एक खतरनाक रूप देखकर बाकी के लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो एफिंग उन्हें गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, जिसके बाद वो फ्लेम ऑफ स्काई ब्लेज का यूज करके एक ही अटैक में उन सभी को जलाकर राख कर देता है। अब लीन और फाई एफिंग के पास जाने लगते हैं। फाई कह रहा था कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरे मास्टर ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन से है, ये उनके वंशज है। वो इतने खास है कि उन्होंने इटर्नल फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया। और तभी अचानक से एफिंग उन दोनों पर भी फ्लेम से हमला कर देता है। इन लोगों को उससे काफी तकलीफ हो रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एफिंग ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। मगर तभी फाई को महसूस होता है कि एफिंग ने उसकी मेरिडियन को टेम्पर करके उसमें इटर्नल फ्लेम को ऐड कर दिया है। तो वो एफिंग का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि अब वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर में इटर्नल फ्लेम को ऐड कर सकता था। इधर लीन भी बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे अपनी पावर्स बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। वो कहती अरे वाह, मैंने तो ब्रेक थ्रू कर लिया, अब मैं वॉरफोर्ज की 3rd लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। इसलिए वो हैरान होकर एफिंग से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरी पावर्स बढ़ गई। तो एफिंग उसे बताता है कि भले इटर्नल फ्लेम सब कुछ तबाह करती हो, मगर इसका यूज तुम्हारी मेरिडियन को टेम्पर करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो लीन से कहता है कि अब तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। तो लीन उससे पूछती है कि क्या ये शाओ फैमिली के बारे में है, जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला था। देखो मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि मैं शाओ फैमिली से बहुत क्लोज हूँ, तो मेरी वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो। जिस पर लीन कहती है जरूर एफिंग, मैं अभी उनके पास जाती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है। अब लीन के वहाँ से जाने के बाद फाई एफिंग से कहता है कि मास्टर अब हमने क्या करना है। जिस पर एफिंग कहता है कि जो लोग मेरी तलाश कर रहे हैं उन्हें हम थोड़ा डर से मुखातिब करेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। अब एफिंग और फाई वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो छुपके से एफिंग की फाइट देख रही थी। वो कहती ये एफिंग तो कमाल का है, इसने इटर्नल फ्लेम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। वो कहती कि अच्छा हुआ मैं सदर्न रीजन की शाओ फैमिली के टॉप टैलेंट हूँ, तो मैं एफिंग को बड़ी आसानी से हमारे क्लैन में शामिल कर सकती हूँ और वो मुझे मना भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें शाओलिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ वॉरियर्स पहरा दे रहे थे, मगर शाओलिंग कंपाउंड की दीवार तोड़कर वहाँ से भागने में लगी हुई थी और तभी उससे थोड़ी सी आवाज हो जाती है, जिससे वो कल्टीवेटर अलर्ट होकर पूछने लगते कि वहाँ पर कौन है, जल्दी से सामने आ जाओ। तो बेचारी शाओलिंग कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। तभी उस कल्टीवेटर का दूसरा साथी कहता है कि अरे ये तो कोई कुत्ता होगा, क्यों इतनी छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर रहे हो। तो बंदा कहता है तुम भूल गए क्या, शाओ जियांग ने शाओलिंग को बाहर जाने से मना करा है और तुम्हें तो पता है ना मिस शाओलिंग कितनी शरारती है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि शाओलिंग तो 3 दिनों से मूड खराब करके बैठी हुई है, एफिंग की जाने की वजह से वो मायूस है। पिछले 3 दिनों से ना उसने खाना खाया ना हमको खाने दिया, बेचारी आज ही खाना पीना खाकर सो गई है, तो अगर हम उसके कमरे में गए तो मरे समझो। इधर शाओलिंग चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो कहती कि मैं शाओ फैमिली के वंशज हूँ, मगर फिर भी मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती, मुझे बाहर जाने के लिए कुत्तों जैसा भौंकना पड़ रहा है। मैं तो जलील होने वाली हरकतें कर रही हूँ, मगर एफिंग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दरअसल शाओलिंग को पता चल गया था कि एफिंग को मारने के लिए ढेर सारे लोग उसके पीछे हैं, इसलिए वो एफिंग की मदद करने के लिए भाग निकली थी। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर रीच में फाई और एफिंग डिनर कर रहे थे और सदन शुआन फैमिली के मेंबर यू उन्हें दूर से देख रही थी। तभी एफिंग उससे कहता है कि पिछले 3 दिनों से तुम हमारा पीछा कर रही हो, हमारे पीछे भाग भाग के तो तुम्हें भूख लगी होगी, तो प्लीज छुपना बंद करके यहाँ आकर हमारे साथ खाना खा लो। तो शुआन यू वहाँ आते ही उनका परिंदा गायब कर देती है। वो कहती है कि क्या मजाक लगा के रखा है, मैं देख रही हूँ पिछले 6 घंटे से तुम दोनों भी खाना ठूस रहे हो, अगर खाना ही खाते रहोगे तो फाइट कब करोगे। तो एफिंग कहते तुम पिछले 3 दिनों से हमारे पीछे हो, तो मुझे लगा कि मेरी फाइट देख देख कर तुम्हारा मन भर गया होगा। तो वो कहती अरे कैसी बातें कर रहे हो, इतनी आसानी से थोड़ी ना मन भरेगा भाई, तुम बाइडन के लेजेंडरी स्टेज के कल्टीवेटर हो और तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग हैं, और इतना ही नहीं तुमने वॉरफोर्ज लेवल के कल्टीवेटर्स को भी क्रश कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी फाइट देख के और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारी हर एक मूव को देखना चाहती हूँ। और तभी वो एक गोल्डन रोशनी के साथ वहाँ से गायब होकर एफिंग के पास पहुँच जाती
जाती है। वो कहती ये तुमने किया था ना, मुझे पता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, प्लीज प्लीज मुझे तुम्हारी और भी स्किल दिखाओ ना। तो एफिंग उसे दोबारा से गायब करके दूर कर देता है। वो कहते हैं तुमने मेरी सारी स्किल देख ली है, अब मुझे और मेरे दोस्त फाई को यहाँ से जाने की इजाजत दो। तो कहती तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मैंने अभी भी पूरा मजा नहीं उठाया। मगर एफिंग उसकी एक नहीं सुनता। तो कहती कि अगर मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। जिसके बाद वो एफिंग के पीछे भागने लगती है। इसलिए एफिंग फाई को उसके सामने लाकर रख देता है। पहले तो फाई से बहुत डर गई थी, जिसके बाद वो फाई को गौर से देखने लगती है। वो कहती बाप रे, ये तो 12वीं रैंक का डीमन बीस्ट है, इसे उसी रैंक का कल्टीवेटर है जिस पर फिलहाल मेरे ग्रैंडफादर है। जिसके बाद वो बड़ी खुश होकर फाई के साथ मस्ती करने लगती है। बेचारी फाई को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कहाँ आकर फंस गया। वो कहती एफिंग तुम्हारा दोस्त तो कमाल का है। और इधर एफिंग भी शॉक हो गया था क्योंकि शुआन यून ने बस एक ही नजर में फाई की कल्टीवेशन लेवल पता कर ली थी। वो सोच रहा था कि जरूर से ये लड़की बहुत पावरफुल होगी या फिर इसके पीछे कोई तो भयानक फोर्स है जो इसे सपोर्ट कर रही है। अब एफिंग उससे कहता है मिस, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, मगर अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, तो प्लीज अब हमें फॉलो मत करना। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो लड़की तुरंत एफिंग के सामने कूद जाती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे तुम। बेचारा एफिंग तो उस लड़की के तेवर देखकर ही हैरान था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।